वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग एंड वेलकम टू वीकली करंट अफेयर सीरीज ऑफ सीबीएल। पिछले हफ्ते हम लोगों ने फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी को कवर किया था रिगार्डिंग द करंट अफेयर्स। आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीक, दैट इज फ्रॉम 8th ऑफ जनवरी टू 15th ऑफ जनवरी। इसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस या और भी कोई मिसलेनियस सब्जेक्ट्स अगर हैं हमारे पास तो उनके रिगार्डिंग जो भी करंट अफेयर्स न्यूज में रहे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं विद आवर फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट हम करेंगे LHS 475B। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दिस टर्म वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज व्हाट? तो आंसर इज इट इज एन एक्सोप्लैनेट। एक्सोप्लैनेट्स होते हैं बेसिकली, जैसे हम लोग रहते हैं सोलर सिस्टम में, ये सन है और सन के अराउंड जो है सारे प्लैनेट्स जो है इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे हैं, इनको हम कहेंगे प्लैनेट्स। अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है। लेकिन अगर कोई और स्टार है आउटसाइड द सोलर सिस्टम, सन नहीं है, सन तो यहीं पर ही है, अदर देन सन अगर कोई स्टार है जिसके अराउंड कोई और प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है तो उस प्लैनेट को हम लोग बोलते हैं एक्सोप्लैनेट। द प्लैनेट्स विच आर आउटसाइड द सोलर सिस्टम, जिसका स्टार जो है वो सन है। तो ये न्यूज में रहा है तो इट इज एन एक्सोप्लैनेट, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा न्यूज में इसलिए था कि जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप रिसेंटली यूज किया जा रहा है टू फाइंड आउट द डिफरेंट एक्सोप्लैनेट्स, तो उसी ने ही हमें फाइंड आउट करके दिया है कि ये एक जो प्लैनेट है वो एग्जिस्ट करता है और जिसका जो साइज है वो दैट इज अराउंड द साइज ऑफ अर्थ। और जितना सन से अर्थ दूर है, जितना टेम्परेचर का वेरिएशन है हमारे बीच में और सन के बीच में डिस्टेंस की वजह से, जो ये LHS 475B प्लैनेट है, ये अपने जो स्टार के अराउंड घूम रहा है उस स्टार की भी बहुत कम इंटेंसिटी है ऐसे हीट को रिलीज करने के। सन तो बहुत बड़ा स्टार है, लेकिन ये जो प्लैनेट जिसके अराउंड घूम रहा है वो बहुत ही छोटा स्टार है। इसीलिए ये माना जा रहा है कि ये जो प्लैनेट है अपने स्टार के तरफ के अराउंड घूमने वाला, ये बेसिकली इस पर लाइफ जो है इट कैन बी पॉसिबल, क्योंकि जो टेम्परेचर है ना तो वो बहुत ज्यादा है और ना ही वो बहुत कम है। तो यस, इट लाइज इन दी गोल्डीलॉक जोन। गोल्डीलॉक जोन होता है जहां पर टेम्परेचर इज नॉट टू मच हाई और नॉट टू मच लो कि लाइफ एग्जिस्ट ही ना कर पाए। तो ये ध्यान रखेंगे। इस प्लैनेट का नाम पता हो आपको, एक्सोप्लैनेट्स क्या होते हैं ये पता हो। टेलीस्कोप जो है जेम्स वेब, ये किसने बनाया है? मेनली तो ये नासा का प्रोग्राम है, बट इसमें पार्टनरशिप भी दी गई है बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी। तो एक तो टेलीस्कोप के बारे में पता लग गया हमें, और साथ में इस प्लैनेट की क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, लाइफ पॉसिबल है या नहीं है, और साथ में यस दिस प्लैनेट हैज दी रॉकी स्ट्रक्चर। इसका मतलब वहां पर जो है लैंडिंग की जा सकती है और डिफरेंट लाइफ के प्रेजेंट होने की जो संभावनाएं हैं थोड़ी सी ज्यादा है। तो अपने को इतनी चीजें इसके बारे में पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। अभी रिसेंटली केरला का एक डिस्ट्रिक्ट है कोलम, वो बन चुका है इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। इसका मतलब हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में जो भी चीजें लिखी हुई हैं केरला के डिस्ट्रिक्ट में लोगों को पता है। और ये एकदम से नहीं हुआ है, ये चला है प्रॉपर 7 महीने का लॉन्ग कैंपेन, जिसमें चाहे वो ऑटो ड्राइवर्स हों, चाहे वो आपके स्ट्रीट वेंडर्स हों, चाहे स्कूल्स हैं, बच्चे हैं, कॉलेजेस हैं, इन सबको बताया गया है कि एक्चुअली व्हाट आर योर राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से आपको हेल्प करता है टू एसर्ट योर राइट्स, टू परफॉर्म योर ड्यूटीज। तो पेपर में क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट? तो आंसर वुड बी कोलम। और एक तो ये चीज, और ये जो कैंपेन चलाया गया था वो आपका डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, कोलम डिस्ट्रिक्ट पंचायत और किला केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ये तीनों के एक मर्जर से, एक तीनों के एक कोलैबोरेशन से बेसिकली जो कैंपेन है वो चलाया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे किसने चलाया था और क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, कितने महीने का ये कैंपेन था, और इसमें उन लोगों को हम लोगों ने शामिल किया जिनकी एज मोर देन 10 ईयर्स थी। 10 साल के बच्चों को हम लोगों ने नहीं अभी काउंट किया है इस कैंपेन में, लेकिन इससे ऊपर वाले के सभी को हमने काउंट किया, जिसमें सारे प्रोफेशंस के लोग आ जाते हैं। तो ये सब चीजें जो है ये अपने को पता हो, हल्की सी स्पेसिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग। इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है।
तो अगर हम इस ऑनलाइन गेमिंग की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट वाले एरियाज में भी कुछ स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो कि इस इकोसिस्टम को बना सकते हैं कि गेमिंग किस तरीके से लेकर आनी है, क्या पीछे कोड लगाना है, किस तरीके से वो कोडिंग करनी है, उसके रिगार्डिंग भी कुछ स्किल्स अगर सीखनी है तो ये सब जो चीजें हैं ये प्रोवाइड करवाई जाएंगी बाय STPI, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। STPI जो है एक ऑटोनोमस सोसाइटी है, मेटी के अंडर काम करती है और इसका ये ऑब्जेक्टिव है इस टाइम पे कि नॉर्थ ईस्ट में जितने भी आपके स्टार्टअप्स हैं जो कि गेमिंग सिस्टम ऑनलाइन वाली को ठीक कर सकते हैं या फिर उसमें और आगे जा सकते हैं, उनको फैसिलिटेट करना। और ये कहाँ खुलेगा ये पता होना चाहिए हमें, शिलोंग में बाय मार्च 2023। एक तो कहाँ खुलेगा ये पता लग गया, ऑनलाइन गेमिंग क्या होती है, किस तरीके से कोडिंग होती है पीछे गेम में, किस तरीके से पूरा चीजों को सेटअप किया जाता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्या पूरे के पूरे फिनोमेनाज रहेंगे उस पूरे गेम में, उसके लिए प्रॉपर स्किल्स चाहिए है। और ये स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए भी साथ में जो आपका मेटी है ये एक इंस्टीट्यूट खोल रहा है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, NIELIT, शिलोंग में ही, सो दैट दे कैन प्रोवाइड दी डिजिटल स्किल्स टू स्टार्टअप्स और डिजिटल स्किल्स टू स्टूडेंट्स कि कैसे ऑनलाइन गेम आप बना सकते हैं। आपने पूरा गेम क्रिएट कर लिया और फिर आपने उसको एक्सपोर्ट कर दिया, आपने उसको किसी और कंपनीज को बेच दिया, जो मर्जी आप करना चाहे, लेकिन कम से कम गेम तो आपने खुद बनाया है। तो उसके लिए जो डिजिटल स्किल्स चाहिए हैं वो आपको ये इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा और आप बाद में जाकर जब आपने प्रॉपरली प्रोफेशन में ये आना है तो उसमें फैसिलिटेट करेगा आपको ये STPI के द्वारा बनाया गया ये फर्स्ट एक्सीलेंस सेंटर ऑफ ऑनलाइन गेमिंग शिलोंग में। तो शुरुआत से लेकर एंड तक की जो पूरी जर्नी है उसमें सरकार जो है हेल्प कर रही है ऑफ नॉर्थ ईस्ट पीपल। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्स्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट टू डिप्लॉय 5G टेक्नोलॉजी। इंडिया के बहुत सारे शहरों 5G अब आ चुका है और इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट जो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है विदिशा, इसमें भी अब आ चुका है 5G। और जितने भी स्टार्टअप्स यहाँ पर होंगे, जितने भी कंपनीज यहाँ पर होंगे, जितने भी यूजर्स यहाँ पर हैं, दे कैन नाउ हैव द सर्विसेज ऑफ 5G, 5 जनरेशन, जिसमें मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग रहती है, सिग्नल्स बहुत स्ट्रांग रहते हैं, जो कोई भी चीज डाउनलोड करने का टाइम है वो बहुत कम रहता है, लैग बहुत कम होता है, स्पीड बहुत होती है। तो ये सारे स्पेसिफिकेशंस हैं 5G के। तो पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना है, आंसर है आपका विदिशा। और इसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन है USOF का, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, ये फंड बेसिकली आता है जब जितनी भी टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हैं, फॉर एग्जाम्पल वोडाफोन है, जियो है, इन सब के प्रॉफिट में से कुछ जो परसेंटेज है वो निकलता है इस फंड के लिए। तो ये जो फंड है वो आया है टेलीकॉम सर्विसेज के कंट्रीब्यूशन के बाद और इस फंड को ही यूज किया गया है फॉर डिप्लॉइंग 5G टेक्नोलॉजी इन दिस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। ये पता लग गया हमें, तो आपको इसका नाम जो है वो जरूरी है। और यस, अगर ज्यादा अमाउंट में यहाँ पर कंपनीज आती हैं, लोग यहाँ पर इंटरनेट को यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया का जो एक इमेज है कि इंडिया में सिर्फ जो हाई डेवलप्ड सिटीज हैं सिर्फ वही ही नहीं बल्कि छोटे एरियाज हैं, खास करके एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, उनमें भी 5G अब आ चुका है। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट डू वी मीन बाय एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। देखिए इंडिया में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि हेल्थ वाइज बहुत ज्यादा कमतर हैं, वहां पर एजुकेशन का लेवल इतना ज्यादा नहीं है, जहां पर बैंक सिस्टम नहीं है ज्यादा। तो वो डिस्ट्रिक्ट्स जो कि सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट्स में बाकी डिस्ट्रिक्ट से पीछे हैं, उनको हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। 2018 में नीति आयोग ने 112 डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट दी थी जिसमें बोला गया था कि ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं, चाहे वो हेल्थ आउटकम्स हो, चाहे वो फाइनेंशियल आउटकम्स हो या फिर कोई और मिसलेनियस आउटकम्स हो। तो इनको आगे डेवलप करने के लिए आपको और भी ज्यादा चीजों को अच्छा करना पड़ेगा। जो चीजें ऑलरेडी डेवलप्ड हैं उनके लिए तो आपको चीजें करनी ही करनी है, उनको मेंटेन करके रखने के लिए, लेकिन जो बहुत ही पीछे अभी पड़े हैं तो उनको आपको उठाना है। तो उसके रिगार्डिंग जो है ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को चलाया गया था। ADP डिस्ट्रिक्ट्स वर रिकमेंडेड बाय द नीति आयोग, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, किसी भी डिस्ट्रिक्ट को अगर आपको बोलना है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट तो उसके कुछ पैरामीटर्स भी होने चाहिए।
तो पैरामीटर्स हैं आपके ये 49 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, जिनको हम लोगों ने बहुत ही 5 सोशो इकोनॉमिक थीम्स में लिख लिया है। फॉर एग्जाम्पल 30% जो वेटेज है वो रहेगी आपकी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की, कि अगर आपके यहाँ पर मटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है, जो फीमेल फिटिसाइड बहुत ज्यादा है, और साथ में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी जो हेल्थ है, उनकी जो बॉडी है वो काफी वीक है, न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है उन्हें, तो अगर आप उस एरिया में काफी ज्यादा पिछड़े हुए हैं तो यस 30% चांसेस हैं आपके कि यू विल बी इन दी लिस्ट ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। फर्स्ट पैरामीटर। सेकेंड है आपका एजुकेशन। अगेन चाहे प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे सेकेंडरी एजुकेशन हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, तीनों की हम बात करें, अगेन वेटेज इज 30%। एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज। अगर आपके पास फूड रिसोर्स बहुत ज्यादा है, फूड सिक्योरिटी है आपके एरिया में, तो न्यूट्रिशन भी बढ़ेगा। लेकिन अगर एग्रीकल्चर ही आपका बहुत ज्यादा स्लो है तो जो आपका न्यूट्रिशन है वो भी कहीं ना कहीं सफर करता है। तो एक तो थर्ड ये पैरामीटर। फोर्थ हम बात करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट, कि अगर आपके यहाँ पर बैंक्स नहीं लगे हुए हैं, और अगर बैंक्स हैं तो आपको पता नहीं है कि बैंक में किस तरीके से आपने अकाउंट ओपन करवाना है, किस तरीके से आपने डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को करना है, तो ये सब चीजें अगर आपको नहीं पता है तो यू आर फाइनेंशियली अनअवेयर। तो उसको ठीक कैसे करना है और लोगों को स्किल कैसे देनी है किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए, अगर ये कमी है तो आपको 10% वेटेज मिलेगी कि आप इस डिस्ट्रिक्ट के लिस्ट में आ सकते हैं। एंड लास्ट इज यस इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स का होना, हॉस्पिटल्स का होना, रोड्स का होना, ब्रिजेस का होना, रेलवेज का होना, तो अगर वो भी नहीं है तो 10% वेटेज इज गिवन टू द इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपोनेंट। तो ये ध्यान रखेंगे। दीज आर 5 कंपोनेंट्स जिसकी वजह से आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट को डिक्लेयर कर देते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। एक तो ये चीज। दूसरा, इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे हम लोग, इसके कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं कि हर एक स्टेट में कुछ ना कुछ डिस्ट्रिक्ट्स तो होंगे जो एस्पिरेशनल वाइज हम लोगों ने चूज किए होंगे, तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कन्वर्जेंस, कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स चला रही है टू अपलिफ्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर, टू अपलिफ्ट द हेल्थ एंड एजुकेशन, और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट चला रही है स्कीम्स, उन दोनों का कन्वर्जेंस हो। ऐसा ना हो कि स्टेट जो है वो सेंटर से अलग काम कर रही है, अलग लेवल पर काम कर रही है, दोनों का ही जो मोटिव है वो अल्टीमेटली हेल्थ एजुकेशन को प्रमोट करना है या एक्सेट्रा, तो दोनों साथ मिलकर काम करें, ना कि कंपटीशन में काम करें। फिर थर्ड है, सेकंड है आपका कंपटीशन, कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट्स की जो कंपटीशन है एक दूसरे के साथ ही है। तो आपको ये पता हो कि वन डिस्ट्रिक्ट अगर पहले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट में था और अब वो नहीं है, तो उसने ऐसा क्या किया, तो वो जो मॉडल्स हैं वो आप भी अपना सकते हैं। तो देयर विल बी दी कंपटीशन अमंग डिस्ट्रिक्ट्स ड्रिवन बाय द स्पिरिट ऑफ मास मूवमेंट, कि आपको पता हो कि ये आपका एरिया है और आपने इसके ऊपर काम करना है, कम्युनिटी वाइज भी और सरकार वाइज भी। एंड थर्ड प्रिंसिपल इज कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन है जिसमें कम्युनिटी और सरकार दोनों आपस में मिलकर काम करेंगे, क्योंकि जब तक लोग सहमत नहीं होते हैं किसी भी चीज को बनवाने के लिए, तब तक जबरदस्ती चीजें बनवाई नहीं जाती। तो सरकार और इंडिविजुअल और कम्युनिटी, इन तीनों की ही कोलैबोरेशन बड़ी जरूरी है, ताकि हम डिस्ट्रिक्ट्स को पिछड़े लेवल से लेकर आगे लेवल तक लेकर जा सके। तो एडीपी क्या है, किसने रिकमेंड किए थे, कितने हैं, टोटल स्टार्टिंग में 112 थे, अब 117 है। कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, टोटल 49 की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स हैं, जो कि 5 सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर्स में हम लोगों ने इंक्लूड किए हुए हैं। और इसी की ही तर्ज पर हम लोगों ने रिसेंटली अभी एक और प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम था एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम। दोनों में कोई डिफरेंस खास नहीं है, बस पता हो कि वहां पर हम सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग ब्लॉक्स की बात कर रहे हैं। एक ब्लॉक में देयर में बी मोर देन 1 डिस्ट्रिक्ट्स, देयर में बी मोर देन 1 डिस्ट्रिक्ट्स। तो हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज ना चलकर हम लोग ब्लॉक वाइज चल रहे हैं, हम लोग एरिया वाइज चल रहे हैं। तो जो कंपोनेंट्स एडीपी में थे, सेम कंपोनेंट एबीपी में भी हैं, जो 5 पैरामीटर्स हैं वो भी यहाँ पर हैं। और अभी रिसेंटली हम लोगों ने क्या बोला है कि हम लोग 31 स्टेट्स में शामिल 500 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको ब्लॉक्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर वहां पर हम एक ब्लॉक वाइज डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी बनाएंगे, ताकि जो एडीपीज हैं जो अपना काम कर रहे हैं डेवलपमेंट करने के लिए, वो तो चलता ही रहे, साथ साथ इसमें एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव एफर्ट्स भी हम लोग लगा रहे हैं। तो एबीपी और एडीपी दोनों में क्या फर्क है आपको हल्का सा आइडिया हो। दोनों में जो स्ट्रेटेजी है वो बिल्कुल सेम है,
बस वहां पर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करते हैं और यहाँ पर हम ब्लॉक्स की बात करते हैं। और सेंटर ने अभी डिसाइड किए हैं कि दीज आर डिफरेंट ब्लॉक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि क्या इसमें और स्टेट्स ऐड कर सकते हैं हम, तो आंसर इज यस। स्टेट्स अपनी मर्जी से अपने एरिया में कोई भी और ब्लॉक को ऐड कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि सरकार ने इनको ऐड नहीं किया है। तो यस, ऑन द लेवल ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रा, फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो अगर वो सब में भी काफी चीजें पिछड़ी हुई हैं तो फिर आप उनको ऐड कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे सोल ऑफ स्टील चैलेंज। ये चैलेंज है रिसेंटली ये दर्शाने के लिए कि कौन सा ऐसा इंडिविजुअल है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ही एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। और ये जो चैलेंज है, ये जो कैंपेन है, ये चलाया गया है बाय क्लॉ, कॉन्कर लैंड एयर वाटर ग्लोबल। क्लॉ ग्लोबल के नाम से ये ऑर्गेनाइजेशन है और सपोर्टेड बाय इंडियन आर्मी। और ये यूके में हम लोगों ने शुरू किया है सो दैट वी कैन टेस्ट वंस हाई ऑल्टीट्यूड एंड्योरेंस, कि कोई भी जो इंडिविजुअल है वो कितने ज्यादा ठंड में अपने आप को बड़े तरीके से सर्वाइव करके रख सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, इसमें जो कैंपेन चलेगा, चैलेंज जो चलेगा वो है कि आपने नंदा देवी जो माउंटेन है उसको ट्रैक करना है, उसकी चढ़ाई करनी है। तो ये आपका क्या है, जनरल एरिया ऑफ एक्सपेडिशन है। अगर आप इसमें बड़े तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं तो एक जो स्किल है हमारे पास, दैट दीज पीपल कैन एंड्योर हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज, तो हम उनको डिफरेंट कैंपेन्स के लिए भेजते हैं, हम उनको डिफरेंट पोस्ट पर भेजते हैं। तो वी कैन हैव दी पूल ऑफ पीपल जिसको हम लोग बाद में यूज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। तो पेपर में क्वेश्चन आता है जो सोल ऑफ स्टील चैलेंज है वो किसकी रिगार्डिंग है, तो आंसर इज टू चेक वंस एंड्योरेंस ओवर हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज। ग्लोबल ने इसको शुरू किया है, इंडियन आर्मी ने इसको सपोर्ट किया है और नंदा देवी जो माउंटेन है दैट इज बीइंग चूजन फॉर द ट्रेकिंग। तो ये तो 3-4 चीजें हैं, ये अपने को पता हो, पेपर में क्वेश्चन इनके ऊपर इजीली आ सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे, कि जितने भी आर्म फोर्सेस में काम करने वाले लोग हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं या वेटरन हो चुके हैं, एक्सपीरियंस जो लोग हैं, उनका हम एक डे मनाते हैं। और ये डे हम कब मनाते हैं, आंसर इज 14th ऑफ जनवरी, हर 14th ऑफ जनवरी को, क्योंकि इस दिन ही 1953 में जो फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ थे जिनका नाम था KM करियप्पा, वो रिटायर हुए थे। और जो KM करियप्पा थे उन्होंने इंडिया को लीड किया था इन वॉर इंडिया एंड पाकिस्तान का 1947 वाला। तो ये ध्यान रखेंगे, इनका नाम ध्यान रखेंगे, इस डे को ध्यान रखेंगे। और ये जो डे है ये पहली बार हम लोगों ने कब मनाना शुरू किया था, इन 2016। मतलब ऐसा नहीं है कि उस टाइम से मनाते हुए आ रहे हैं। 16 में हम लोगों ने इनके डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस को सराहा और उनको एक सेलिब्रेट करने के लिए हम लोगों ने ये डे को डिक्लेयर किया था। तो डे का जो डे की डेट है वो ध्यान रखेंगे, इस दिन रिटायर कौन हुए थे वो ध्यान रखेंगे, और साथ में कब से हम इसको मना रहे हैं वो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे एशियन वाटर बर्ड सेंसस। हर साल जनवरी में इंडिया में होता है एशियन वाटर बर्ड सेंसस। सबसे पहली बात तो जो वाटर बर्ड है वो होते क्या है, वाटर बर्ड्स वो बर्ड्स हैं जो कि वेटलैंड वाले एरियाज में रहते हैं, जहां पर भी पानी की अवेलेबिलिटी प्रेजेंट होती है वहां पर ये बर्ड्स आ जाते हैं। इनका नाम ही वाटर बर्ड है, या फिर इनको वाटर फाउल कह लो या वाटर बर्ड्स कह लो, एक ही बात है, जो कि पानी के साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं। पानी ना हो तो ये उस एरिया में नहीं आते। तो ऐसे बर्ड्स की काउंटिंग करने के लिए, ऐसे बर्ड्स को लोगों को अवेयर करने के लिए, ऐसे बर्ड्स के बारे में हम लोग चलाते हैं एशियन वाटर बर्ड सेंसस। और ये सिर्फ इंडिया ही नहीं करता, इंडिया एक कैंपेन का पार्ट है। जो एशियन वाटर बर्ड सेंसस है, इट इज द पार्ट ऑफ ग्लोबल इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस। पूरे ग्लोब में होता है और जिसको कनेक्ट करता है वेटलैंड्स इंटरनेशनल। और ये जो ग्लोबल वाला पूरा एरिया है उसको डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में परफॉर्म किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका में, यूरोप में, वेस्ट एशिया, नियोट्रॉपिक्स एंड द कैरेबियन, और साथ में एशियन वाला एरिया भी। तो एक तो ध्यान रखेंगे कि इंडिया के अलावा जो है ग्लोबल लेवल पर
कौन इसको करता है कोऑर्डिनेट? तो आंसर इज वेटलैंड इंटरनेशनल। और हर जनवरी में इसको हम लोग मनाते हैं और इसमें जो सिटीजन्स हैं उनको हम पार्टिसिपेट करवाते हैं, दैट कितने बर्ड्स हैं आप उनको गिनिए। तो जो काउंटिंग है दैट इज डन बाय सिटीजन्स। तो ये सिटीजन और साइंस का कहीं ना कहीं एक बढ़िया अमालगमेशन और एक कोलैबोरेशन है। एक तो ये चीज। दूसरा, अगर हम सिर्फ एशियन वाले की बात करेंगे तो 1987 से ही इसको हम करते हुए आ रहे हैं, हर साल जनवरी में हम करते हैं। और वेटलैंड इंटरनेशनल के साथ साथ जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है BNHS, उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है कि दैट इट विल बी कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस सेंसस। तो एक तो ये जरूरी है ध्यान रखना कि AWC में वेटलैंड इंटरनेशनल ही नहीं बल्कि BNHS जो है वो भी कोऑर्डिनेट करता है। और एशिया वाले एरिया में हम लोग अफगानिस्तान को भी काउंट करते हैं, हम लोग जापान को, साउथ ईस्ट एशिया को और ऑस्ट्रेलिया वाला जो एरिया है उसको भी काउंट करते हैं। तो ये चीजें पता होगी कब शुरू हुआ था, कौन करता है कोऑर्डिनेट, इंडिया लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर, अभी रिसेंटली क्या स्टेटस है। स्टेटस अब ये है कि काफी सारे बर्ड्स जो है उनके तो अमाउंट में डिक्रीज देखा गया है और कईयों की पॉपुलेशन में इंक्रीज देखा गया है। तो ये बहुत सारे बर्ड्स हैं, अगर इनको याद करेंगे तो याद हमें नहीं रहेंगे ये, तो हम इनको कर ही नहीं रहे हैं। पेपर में क्वेश्चन के ऊपर आता भी नहीं है कि बताइए जो इंडियन स्कीमर्स हैं क्या ये इंक्रीज हुए हैं कि डिक्रीज हुए हैं, तो हमें कोई इससे क्वेश्चन की उम्मीद नहीं है। बस आपको जो फैक्ट है, जो स्टार्टिंग है वो पता हो कि हर जनवरी में एक सेंसस होता है जहां पर हम एशिया में रहने वाले सभी वाटर बर्ड्स को काउंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे फसाई स्टैंडर्ड्स फॉर बासमती राइस। इंडिया में जो बासमती राइस है वो सबसे बढ़िया क्वालिटी के राइस होते हैं। और फसाई जो है एक ऐसी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो इंडिया में फूड और न्यूट्रिशन का बड़ा ख्याल रखती है कि लोग कोई भी चीज को अगर खाएं तो उसमें क्वालिटी बढ़िया हो, लोगों को डिजीज ना लगे उनको खाने के बाद। तो फसाई ने अब बासमती राइस के रिगार्डिंग भी जो रेगुलेशंस है वो निकाल दी है और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि फसाई ने बासमती राइस के रिगार्डिंग रेगुलेशंस को निकाला है। तो पहली चीज तो ये हमने ध्यान रखना है। दूसरा, अगर हम बासमती राइस की बात करें तो ये इंडिया की एक नेटिव स्पीशी है। इंडिया के गंगेटिक प्लेन्स वाले एरियाज में, मध्य प्रदेश वाले एरिया में काफी ज्यादा राइस की कल्टीवेशन की जाती है और बासमती राइस की एक अलग से एक फ्रेग्रेंस है जिसके लिए बहुत ज्यादा ये फेमस है। तो ये जो क्रॉप है ये कहाँ कहाँ लगाई जाती है ये पता हो हमें, इट इज द क्रॉप ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और इंडिया में भी ये जनरली आपका ये सारा का सारा मध्य प्रदेश वाला एरिया, उत्तराखंड, दिल्ली, कश्मीर एंड वेस्टर्न यूपी और हरियाणा, पंजाब ऑब्वियसली, तो इन पूरे एरियाज में ये लगाया जाता है। अगर हम स्टैंडर्ड्स की बात करें कि क्या चीजों में चेंज किया गया है, तो सबसे पहली बात तो जो इसकी नेचुरल फ्रेग्रेंस है वो आपने किसी भी तरीके से आर्टिफिशियली नहीं लेकर आनी है। आपने कोई कलरिंग नहीं करनी है राइस के उस दाने की, ना ही आपने कोई पॉलिशिंग एजेंट को यूज करना है इसके लिए। तो जितनी भी नेचुरल फ्रेग्रेंस इसकी होगी जो नॉर्मली होती ही है उसको आपने मेंटेन करके रखना है। और वो फ्रेग्रेंस है क्यों जनरली, क्योंकि इसमें केमिकल प्रेजेंट है जिसका नाम है 2-एसिटाइल-1-पायरोलीन। तो इस केमिकल के होने की वजह से बासमती राइस की जो खुशबू है वो खुशबू उसमें आती है। तो वो आप नेचुरली ही एग्जिस्ट करवाएंगे, ना कि आप आर्टिफिशियली ऐड करवाएंगे। दैट इज द फर्स्ट स्टैंडर्ड, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, इसके अलावा जो बासमती राइस के जो एक लेंथ है कि बासमती का जो दाना है वो इतना ही लंबा होगा, वो छोटा नहीं होगा, तो इसका जो इलोंगेशन रेशियो है वो आपने ध्यान रखना है। मैक्सिमम लिमिट्स ऑफ मॉइस्चर कि उस पूरे के पूरे राइस में जो भी हम खा रहे हैं उसमें कितना अमाउंट ऑफ मॉइस्चर हमारी बॉडी को मिलेगा। जो इसमें अमाइलोज कंटेंट है, यूरिक एसिड है, जितने भी डैमेज्ड ग्रेन्स हैं वो ना पहुंचे ह्यूमंस तक, ना ही हम लोग डोमेस्टिकली इसको कंज्यूम करें, ना ही इसको हम एक्सपोर्ट करें। तो बासमती राइस की क्वालिटी को बढ़िया तरीके से मेंटेन करके रखने के लिए फसाई के स्टैंडर्ड्स आए हैं ये वाले। क्योंकि अभी भी हम लोग बासमती एक्सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन हम बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड्स पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हम किसी भी चावल को बासमती का नाम देकर बेच देते हैं। तो पहले आप फसाई जो है उसको पूरा देखेगा, पूरा उसको रेगुलेट करेगा कि एक्चुअल में ये जो दाना है ये बासमती राइस का ही है या किसी और वैरायटी ऑफ राइस का है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये फसाई ने स्टैंडर्ड्स दिए हैं, ये आपको पता हो। और साथ में किसी भी तरीके की जो छेड़छाड़ है वो नहीं होगी कि आपने बासमती राइस में थोड़े बहुत जो नॉन बासमती राइस है वो मिला दिए, और अगर ऐसा होगा तो दैट विल बी दी लायबल फॉर पनिशमेंट। तो ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे गंगा विलास
क्रूज, पूरे वर्ल्ड की सबसे ये बन चुकी है लॉन्गेस्ट क्रूज, क्योंकि ये बहुत सारे कंट्रीज में जाएगी, बहुत सारे दिनों के लिए जाएगी, बहुत सारे किलोमीटर्स को ये कवर करेगी। तो ये जो है रिसेंटली अभी फ्लैग ऑफ की गई है बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, और ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है जिसका नाम है MV गंगा विलास। वाराणसी से इसको हम लोगों ने फ्लैग ऑफ किया है। इसकी जो मैनेजमेंट होगी वो करेंगे प्राइवेट ऑपरेटर्स, और साथ में कोऑर्डिनेशन बनी रहेगी ऑफ IWAI, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, विच इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, पोर्ट्स एंड वाटरवेज। तो जितने भी आपके नेशनल वाटरवे वन है जो कि बना हुआ है आपका गंगा रिवर के ऊपर, कि अगर आपने कुछ चीजों को ट्रांसपोर्ट करना है तो आप रोड रेलवे ना अपनाकर आप रिवर के थ्रू भेज सकते हो, थ्रू शिप्स। तो उसको हम कहते हैं इनलैंड वाटरवे, जो हम रिवर्स का यूज करते हैं। तो फर्स्ट जो वाटरवे है हमारा नेशनल वाला वो है गंगा रिवर के ऊपर। नेशनल वाटरवे 2 है हमारा, ये है आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर। तो ये बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, इनकी डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। तो जो पूरी की पूरी क्रूज है ये अराउंड 27 रिवर सिस्टम्स में ट्रैवल करेंगे, और ये अराउंड 51 दिन का क्रूज होगा, जो कि 50 टूरिस्ट को लेकर जाएगा डिफरेंट एरियाज में, नेशनल पार्क्स में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। तो जो नंबर ऑफ किलोमीटर्स हैं वो भी काफी ज्यादा है रिगार्डिंग दिस क्रूज। तो इसका नाम पता हो, कहाँ से इसको फ्लैग ऑफ किया गया है ये पता हो, कितने रिवर सिस्टम से ये गुजरेगी हमें ये आइडिया हो, कितने दिन का ये क्रूज है, कितने टूरिस्ट इसमें जाएंगे, तो ये चीजें जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्ट 2023। नाम से ही क्लियर है कि एक ऐसी रिपोर्ट जो बताती है कि किसी भी कंट्री में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है या नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो क्या रीजंस हैं उसके, और अगर नहीं हो रही है तो उसकी क्या ऐसी पॉलिसीज हैं, क्या ऐसी जजमेंट्स हैं जिन्होंने उसको ठीक पोजीशन पर रखा हुआ है। तो ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिश की जाती है बाय ह्यूमन राइट्स वॉच। ये आपकी एक NGO है जो कि 1978 में आई थी एज हेलसिंकी वॉच। शुरुआत में जितने भी कंट्रीज ने हेलसिंकी अकॉर्ड्स को साइन किया था, अकॉर्ड्स मतलब डॉक्यूमेंट था, ये हेलसिंकी में साइन किया गया था, और जिस भी कंट्री ने इसको साइन किया एक कहीं ना कहीं रेगुलेशन बनी रही कि आपने इनको अकॉर्ड्स को साइन किया है, इसमें लिखा हुआ है कि यू विल नॉट वायलेट एनी काइंड ऑफ ह्यूमन राइट्स इन योर कंट्री, और अगर आप करते हैं तो उसके रिगार्डिंग हर साल एक रिपोर्ट छपती है कि आपने क्या किया है पिछले पूरे साल, जिससे कि आपका रैंक इंप्रूव हुआ है या फिर वो रैंक आपका डाउनग्रेड हुआ है। तो हेलसिंकी अकॉर्ड्स हैं बेसिकली, जो जिसका अगर हम इसकी बात करें, इस ह्यूमन राइट्स वॉच के जो ये NGO है इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका न्यूयॉर्क में। इंपॉर्टेंट है, 75 में इन अकॉर्ड्स को साइन किया था, हेलसिंकी द कैपिटल ऑफ फिनलैंड, तो वहां पर साइन किया गया था। और वो कब साइन किए थे, क्योंकि उस टाइम पर फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हो रही थी ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑन सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। ये बेसिकली आपकी कॉन्फ्रेंस थी उस टाइम पर, जिसको अभी हम लोग नाम चेंज करके बुलाते हैं। अभी जो नाम है उसका वो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। तो पहली कॉन्फ्रेंस थी उस पूरे की पूरी ऑर्गेनाइजेशन की, जहां पर हेलसिंकी अकॉर्ड्स को साइन किया गया था। उस हेलसिंकी अकॉर्ड में जो भी चीजें लिखी हुई हैं उसको इम्प्लीमेंट सही ढंग से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ये देखने के लिए हर साल ये जो NGO है ये एक रिपोर्ट निकालती है। इसको हम हेलसिंकी वॉच भी कहते हैं कि हेलसिंकी में जो चीजें साइन की गई थी आपने, क्या आप उनका पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ईयर पता हो, 75 में अकॉर्ड्स आए थे, 78 में ये ऑर्गेनाइजेशन आई थी, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क सिटी में है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के रिगार्डिंग उन्होंने ये बोला है कि जो सरकार है इंडिया की वो काफी सारे जो भी जो राइटर्स हैं, जो आपके जर्नलिस्ट हैं, उनको काफी ज्यादा परेशान कर रही है और उनके ह्यूमन राइट्स की बहुत अच्छे तरीके से वायलेशंस कर रही है। तो एक तो ये जजमेंट उन्होंने प्रोवाइड करी कि इंडिया इज नॉट डूइंग इनफ टू प्रिवेंट दी क्रैकडाउन ऑन द एक्टिविस्ट ग्रुप्स। तो ये बातें बोली गई, साथ में ये भी बोला गया कि जो माइनॉरिटीज हैं वो इंडिया में सेफ नहीं है, और जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली उनको रिप्रेस करने के लिए पॉलिसीज सही ढंग से इंप्लीमेंट नहीं करती है। जितनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट होनी चाहिए वो इंप्लीमेंट नहीं हो रही हैं, दैट इज व्हाई माइनॉरिटीज आर बीइंग रिप्रेस्ड। लेकिन इसके साथ साथ कुछ खास बातें भी बोली गई कि इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे स्टेप्स ऐसे उठाए हैं जिसकी वजह से ह्यूमन राइट्स को एक नया सूरज दिखा है। फॉर एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो सेडिशन का लॉ है 124A ऑफ IPC जो है वो कहीं ना कहीं राजद्रोह का केस लगाता है बहुत आर्बिट्ररीली।
तो उसको हम बहुत ज्यादा ध्यान से यूज करें और उसको हम लोग ओवर यूज ओवर एक्सप्लॉइटेशन ना करें उसकी। तो एक तो ये कि अथॉरिटीज को बोल दिया गया है दैट यू विल नॉट यूज दिस लॉ, क्योंकि ये जो लॉ बनाया गया था वो ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था। अब तो हम आजाद हो चुके हैं तो हमें इस लॉ की जरूरत नहीं है, इसलिए आप इसको यूज ना कीजिए। दूसरा, इसमें डिफरेंट सारी और चीजें हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अबॉर्शन के राइट्स थे उनको थोड़ा सा और अच्छा कर दिया है। जो फैमिली की डेफिनेशन है जिसमें सेम सेक्स कपल्स को भी ऐड कर दिया गया है, सिंगल मदर्स को ऐड कर दिया गया है, सिंगल पेरेंट्स को ऐड कर दिया गया है। तो ये भी ह्यूमन राइट की ही एक आप कह लो कि इनकी प्रोग्रेस है कि सरकार अगर इस लेवल पर काम कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से ह्यूमन राइट्स हमारे बच भी रहे हैं। तो एक बहुत ही मिडल लाइक सिचुएशन है कि इंडिया ना तो बहुत अच्छा है चीजों में ह्यूमन राइट्स को लेकर और ना ही बहुत ही डाउन अप्रोच पर है। तो ये ध्यान रखेंगे। ये रिपोर्ट क्यों आई थी और इंडिया के बारे में इसका क्या कहना है, ये कुछ चीजों के बारे में अपने को पता हो। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम। इंडिया और यूएस के बीच का है एक ट्रेड पॉलिसी फोरम जिसमें हर साल मीटिंग होती है और डिफरेंट सारी चीजें कि इंडिया यूएस का ट्रेड हमें कैसे बढ़ाना है, कैसे हमें उसे और अच्छे तरीके से प्रोग्रेसिव बनाना है, इन पर चर्चाएं होती हैं। तो उसी की ही जो 13th मीटिंग है अभी रिसेंटली कंडक्ट हुई है मिनिस्टीरियल लेवल की इन वॉशिंगटन डीसी। तो इस लोकेशन का पता हो हमें। दूसरा, इस मीटिंग में बोला क्या गया। इस मीटिंग में सबसे खास बात यही रही कि जो IPEF है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप और फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी, ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें काफी ज्यादा अगर पार्टिसिपेशन आ गई बाकी और कंट्रीज से भी, तो जो चाइना के ऊपर हमारी डिपेंडेंस है फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स वो हमारी खत्म हो जाएगी। सप्लाई चेन जो है किसी भी प्रोडक्ट की, चाहे वो कोई हार्डवेयर है, चाहे कोई सॉफ्टवेयर है, चाहे वो कोई और भी चीज क्यों ना हो, अगर हम चाइना से नहीं खरीद रहे हैं तो फिर हम आपस में ट्रेड कर रहे हैं उसका, तो उसके रिगार्डिंग एक फ्रेमवर्क भी तो होना चाहिए। तो वो फ्रेमवर्क का नाम है IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी, जिसमें सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का, USA का, सबका भला है। क्योंकि चाइना पर डिपेंडेंस इज नॉट दैट मच प्रोग्रेसिव कि चाइना जो है कभी भी चीजों को ब्लॉक कर देता है, बहुत ज्यादा वो चीजों को ध्यान से नहीं करता है। तो इसीलिए हम डिपेंडेंट ना ही रहे और अपनी अलग से हम सप्लाई चेन को बनाए रखें। तो इसमें इंडिया के जो एक व्यू पॉइंट है कि हाँ IPF को भी हम लोग ज्वाइन करेंगे, उसकी काफी ज्यादा सराहना की गई है बाय US गवर्नमेंट, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, इसमें फाइनलाइजेशन हुई है ऑफ टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस। देखिए, हम जब भी फिशिंग करते हैं ना तो हम वो नेट यूज करते हैं, उस नेट में फिशेस भी आ जाती हैं और उसमें टर्टल्स भी आ जाते हैं। तो हम एक ऐसा डिवाइस बना रहे हैं जहां पर उस फिशिंग नेट में फिशेस तो पकड़ी जाएं, लेकिन एक ऐसी जगह हो जहां से टर्टल्स निकल पाए, तो उसको हम कह रहे हैं टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस। तो ये ध्यान रखेंगे, जिसको बनाया गया है विद द सपोर्ट ऑफ नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA, और US ने भी इसको फाइनल कर दिया है कि इंडिया और US के बीच में इसका जो ट्रेड है हम लोग बढ़ाने वाले हैं। तो एक तो ये चीज। दूसरा, अगर हम IPEF की बात करें तो इसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज का अपने को पता हो। फॉर एग्जांपल, इंडिया इज पार्टिसिपेटिंग कंट्री, यस, तभी तो ये काफी न्यूज में था कि इंडिया की इस व्यू पॉइंट की सराहना भी की गई है दैट इंडिया विल पार्टिसिपेट इन दिस फ्रेमवर्क। इंडिया है, आपका USA है, इसमें चाइना नहीं मिलेगा आपको कहीं भी, क्योंकि चाइना को ही हमें काउंटर करना है एक्चुअली। और चाइना की जगह क्या है आपके, ऑस्ट्रेलिया, जापान, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और ब्रुनेई। तो खास करके आपको जो साउथ ईस्ट एशिया है, जो कि लगता है आपका इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के साथ, तभी इसका नाम है आपका इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी। तो इंडियन प्लस पैसिफिक ओशन, जिसमें चाइना हम काउंट नहीं कर रहे हैं, हम इसमें सारे स्टेट्स, इंडोनेशिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जापान, US, इन सबको काउंट कर रहे हैं। साउथ अमेरिका को भी हम काउंट नहीं कर रहे हैं, कनाडा को हम काउंट नहीं कर रहे हैं। और कंट्रीज अगर इसमें आती रहेंगी तो वो एडिशन होती रहेगी, लेकिन फिलहाल के लिए अभी दीज आर दी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू काउंटर चाइना, और साथ में उसके ऊपर डिपेंडेंस हमारी कम हो और हम लोग अपनी खुद की ही एक मार्केट बनाएं कि इंडिया को कोई चीज चाहिए तो US प्रोवाइड कर दे एंड वैसे वर्सा। तो ये सब इंश्योर करने के लिए आपको इस फ्रेमवर्क का पार्ट बनना था।
इसके साथ साथ ट्रेड के साथ साथ हम कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी हम अपना सकते हैं, हम सोलर, विंड, आपका ओशैनिक थर्मल, इन सब का भी यूज कर सकते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर है वो भी किया जाएगा थ्रू दिस फ्रेमवर्क, है ना। तो ये सभी चीजें जो हैं, चाहे वो क्लीन एनर्जी की बात हो, चाहे सप्लाई चेन की बात हो, चाहे ट्रेड को बढ़ाने की बात हो, और चाहे वो टैक्स और करप्शन को बचाने की बात हो, कि टैक्स एंड एंटी करप्शन, कि किसी भी तरीके से जो ट्रेड हो रहा है, कंपनीज खुल रही दूसरे के कंट्रीज में, तो वो कम से कम टैक्स को चोरी करें। और एंटी करप्शन कैंपेन भी हम चलाएं कि किसी भी लेवल पर कोई भी जो ऑफिशियल है वो इन्वॉल्व ना हो इन द करप्शन एक्टिविटीज, सो दैट ट्रेड शुड बी फेयर एंड फ्री। तो IPEF क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव देख लिया हम लोगों ने, इसकी डिफरेंट पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज को हमने देख लिया, ये न्यूज में क्यों था ये हमने देख लिया, और इसके क्या बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स हैं ये आपको आइडिया। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल यूथ डे 2023। हम हर साल 12 जनवरी को मनाते हैं नेशनल यूथ डे टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद, ये ध्यान रहेगा। दूसरा, इसकी थीम पता होनी चाहिए हमें, थीम है इसकी विकसित युवा विकसित भारत, कि अगर इंडिया का जो यूथ है अगर वही ही डेवलप्ड होगा तब जाकर इंडिया डेवलप होगा पूरा का पूरा। तो जो प्रायोरिटी है दैट इज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ यूथ। 1984 से ही हम लोग इस डे को मनाते हुए आ रहे हैं, और स्वामी विवेकानंद जो हैं जिन्होंने रामकृष्ण परमहंस की भी, रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी इन 1897, और ये बहुत ही बड़े भक्त थे रामकृष्ण परमहंस जी के। तो ये चीजें पता हो अपने को कि थीम क्या है, कब हम डे मनाते हैं, और क्या बेसिकली स्पेसिफिकेशंस है, कब से मना रहे हैं इन्हें, किन की बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर हम इनको मनाते हैं, तो ये सब चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन सॉन्ग जिन्होंने जीता है गोल्डन ग्लोब अवार्ड। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कौन सा वो सॉन्ग है, तो आंसर इज द सॉन्ग इज नाटू नाटू। आपने सुना होगा, ये जो आपकी RRR मूवी है जो तेलुगु में बनेगी थी उसको हिंदी में डब किया गया था, तो जो ओरिजिनल सॉन्ग है आपका बेसिकली उसको मिला है ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड, जिसको डायरेक्ट किया है, उस मूवी को डायरेक्ट किया है बाय SS राजा मौली ने। तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, ये पूरे एशिया का सिर्फ इकलौता ऐसा सॉन्ग बना है जिसने इस अवार्ड को जीता है। जैसे हम बात करते हैं ऑस्कर्स की, तो ऑस्कर्स के बाद ये अवार्ड्स आते हैं जो कि सेकेंड इन इम्पोर्टेंस है, इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा, ये किसके द्वारा पब्लिश किए जाते हैं, प्रेजेंट किए जाते हैं, तो आंसर इज हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन HFPA। तो ध्यान रखेंगे इस सॉन्ग के बारे में, और ये जो ये अवार्ड्स है ये कौन प्रेजेंट करता है, और साथ में जो ओरिजिनल है या जो हिंदी वाला सॉन्ग है उसको मिला है अवार्ड, ये पता हो अपने को। और दूसरा कि ऑस्कर के मुकाबले इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये आइडिया। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया में देखी जाने वाली अभी व्हाइट टफ्टेड रॉयल बटरफ्लाई। ऐसा नहीं कि पहली बार देखी गई है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से ये दिखते हैं, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, अभी दिखने से पहले ये मतलब अभी जो है केरला वाले एरिया में हम लोगों ने इनको स्पॉट किया है, उससे पहले अगस्त्याकूदम 2017 में और शेंदुर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2018 में, इन दोनों टाइम में ये अलग अलग जगहों पर देखी गई है, और अभी भी ये केरला के डिफरेंट एरियाज में पाई गई है। कन्नूर जो जगह है अभी रिसेंटली वहां पर मिली है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है दिस बटरफ्लाई दैट व्हिच वाज रिसेंटली इन न्यूज हैज सीन इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया, तो आंसर वुड बी केरला। पहले था आपका अगस्त्यकूदम वाली जगह पर, फिर आपका शेंदुर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और फिर थर्ड आपका कन्नूर वाली जगह। और इंडिया के अगर WPA की बात करें तो उसमें है अगर अभी ये शेड्यूल 2 में, शेड्यूल 2 में है, मतलब पनिशमेंट्स हैं अगर आप इनको हंट करते हैं या फिर इनको किल करते हैं। तो शेड्यूल 2 में वो स्पीशीज होती हैं जो कि शेड्यूल 1 जितनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम की प्रिजर्वेशन के लिए, तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी 2 मिसाइल। पृथ्वी 2 मिसाइल को हम लोगों ने रिसेंटली अभी दोबारा से फायर करके टेस्ट किया है, और वो टेस्ट रहा है आपका सक्सेसफुल। अगर हम पृथ्वी 2 की बात करें तो पृथ्वी 2 है आपकी एक बैलिस्टिक मिसाइल। अगेन बैलिस्टिक मिसाइल वो मिसाइल्स हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं स्पेशली फॉर अटैक पर्पसेस। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी भी जगह पर अटैक करना है, तो ये जो पाथ आप चूज कर रहे हैं दैट चूज इज द बैलिस्टिक पाथ, और बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी हम इसको बोलते हैं।
इसमें कोई भी अगर आप मिसाइल को लॉन्च कर रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये एटमॉस्फेयर को छोड़कर जाएगी। पहले तो एटमॉस्फेयर में काफी ऊपर तक, ट्रोपोस्फेयर से ऊपर भी निकल जाएगी, और फिर जो है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ये आएगी नीचे की साइड। यहाँ पर जाकर इसका इंजन बंद हो जाता है और फिर ग्रेविटी के इफेक्ट में नीचे की तरफ आती है, जिससे कि ये काफी ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट मानी जाती है, बहुत एरियाज को ये कवर कर लेती है। तो जो अटैक है किसी भी जगह अगर आपने करना है तो वो बहुत ही एफिशिएंटली हम कर पाते हैं। तो इंडिया के पास अग्नि जो है मिसाइल, वो भी बैलिस्टिक मिसाइल है, वो लॉन्ग रेंज है, 700 किलोमीटर से शुरू होती है, अगेन 5500 किलोमीटर तक की रेंज है उसकी, अग्नि 1 to अग्नि 6। और साथ में जो पृथ्वी है उसके 3 वेरिएंट है, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3। तीनों ही आपके बैलिस्टिक कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। दूसरा अगेन सरफेस टू सरफेस है, जितनी बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं वो जनरली सरफेस टू सरफेस ही होती है ना। एक तो ये चीज। दूसरा पृथ्वी 2 जो है आपका, इसकी रेंज है अराउंड 250 किलोमीटर, और ये अराउंड 500 से लेकर 1000 किलोग्राम का जो पेलोड है उसको कैरी कर सकती है। पृथ्वी 1 है आपका अराउंड 150 किलोमीटर की रेंज, पृथ्वी 2 है आपकी 250 किलोमीटर की रेंज, और पृथ्वी 3 है आपकी 350 किलोमीटर की रेंज। ये रेंज ध्यान रखेंगे। दूसरा आप देखो कि इसमें सिंगल स्टेज लिक्विड फ्यूल्ड मिसाइल है, ये एक ही स्टेज है क्योंकि आपका जो रेंज है वो कम है, और इट इज लिक्विड फ्यूल। इसमें जो फ्यूल हम लोग यूज कर रहे हैं दैट इज लिक्विड, नॉट सॉलिड। पेपर में क्वेश्चन आएगा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पृथ्वी मिसाइल, तो आंसर इज कि इट इज अ सिंगल स्टेज लिक्विड फ्यूल्ड मिसाइल, इट इज अ बैलिस्टिक मिसाइल, और इसकी रेंज कितनी है, तीनों चीजें अपने को पता हो। ठीक, एक तो ये चीज। दूसरा जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है उसमें खास बात ये होती है कि अगर एक बार आपने उनको छोड़ दिया तो आप उनको चेंज नहीं कर सकते पाथ को, लेकिन पृथ्वी 2 में रेंज अगर कम है तो कहीं ना कहीं जो मनोवरेबिलिटी है ऑन पाथ है ना, ड्यूरिंग दी पाथ, वो पॉसिबल है। इसीलिए जो प्रिसीजन है वो काफी ज्यादा है पृथ्वी 2 मिसाइल का इन कंपैरिजन टू अग्नि सीरीज। पृथ्वी जो मिसाइल है ये सबसे पहले आई थी इंडियन एयरफोर्स के लिए, बट धीरे धीरे इसको आर्मी में भी इंडक्ट कर लिया गया, फिर इसको इंडियन नेवी में भी इंडक्ट कर लिया गया, और नेवी में जो इंडक्ट की गई है उसका नाम है धनुष। उसका नाम है धनुष। धनुष इज बेसिकली दी नेवल वेरिएंट ऑफ पृथ्वी 2। पेपर में क्वेश्चन आता है पृथ्वी 2 का नेवल वेरिएंट कौन सा है, तो आंसर इज धनुष। इंडिया का जो प्रोग्राम है हमारा IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके तहत हम लोगों ने 5 मिसाइल्स को डेवलप करना था, जिनका नाम है पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग। इसको आप पतन से भी याद कर सकते हो। जिसमें पृथ्वी और जो अग्नि है ये है आपकी बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो आकाश और त्रिशूल है ये है आपकी क्रूज मिसाइल्स, और जो नाग है वो है आपकी एंटी टैंक मिसाइल्स। तो इन तीनों में, इन 5 में से जो सबसे पहली मिसाइल हम लोगों ने बनाकर तैयार की थी तो उसका जो नाम है दैट इज पृथ्वी। तो ये ध्यान रखेंगे, सबसे पहली मिसाइल जो थी हम लोगों ने इंडक्ट करने वाली अंडर दिस प्रोग्राम वाज पृथ्वी मिसाइल। और अब ये बोला जा रहा है कि जो पृथ्वी मिसाइल है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय प्रहार मिसाइल्स। तो ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पृथ्वी की रेंज, पृथ्वी का जो एक कौन सी स्टेज का, कितनी स्टेजेस हैं इसमें, और कौन सा ये फ्यूल यूज करते हैं सॉलिड या लिक्विड, और डिफरेंट वेरिएंट धनुष वो किसका नेवल वेरिएंट है, और IGMDP में कितनी मिसाइल्स हम लोगों ने बनाई, कौन सा उनका टाइप था, और कौन सी मिसाइल्स विल रिप्लेस पृथ्वी, तो आंसर इज प्रहार। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। चलिए आगे, इसमें एक चीज रहेगी कि यस डेवलप किसने किया है इन्हें, तो आंसर इज DRDO। DRDO ही रिस्पॉन्सिबल है जनरली मिसाइल्स को बनाने के लिए, उनको डिजाइनिंग करने के लिए, और उनको अपनी हमारी आर्मी या फिर नेवी या फिर एयरफोर्स को प्रोवाइड करने के लिए। चलिए नेक्स्ट है आपका लद्दाख डिमांड फॉर 6th शेड्यूल। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट शेड्यूल्स हैं, जिसमें से एक शेड्यूल है 6th, जिसमें वो स्टेट्स हैं जो कि ट्राइबल एरियाज हैं और साथ में इनका जो कल्चर है वो काफी प्रिमिटिव है। तो इनको बचाने के लिए इनके ऊपर डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस लगेंगे, ताकि ये जो चाहते हैं कि उनको मेन स्ट्रीम का पार्ट बनना है या नहीं बनना है, डिसीजन ये खुद ही ले सके, कोई और इनके लिए ना ले। तो ऐसे एरियाज को, ऐसे स्टेट्स को हम लोगों ने डाल रखा है 6th शेड्यूल में, जिसमें अभी आसाम, मिजोरम, मेघालय,
और त्रिपुरा है। तो ये जो 4 स्टेट्स हैं अभी हैं 6 शेड्यूल में। तो जो लद्दाख वाले एरियाज में लोग रहते हैं वो भी डिमांड कर रहे हैं दैट लद्दाख शुड बी इन 6th शेड्यूल, क्योंकि यहाँ पर भी जो पॉपुलेशन है ट्राइबल्स की वो काफी ज्यादा है। और जब से 370 आर्टिकल को हटाया गया है तब से इनके रिच हेरिटेज, रिच कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए डिफरेंट स्टेप सरकार नहीं उठा रही है। इसीलिए डिमांड चल रही है इस चीज की, जिसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उनका ये कहना है कि इनकी इस डिमांड को मानना हल्का सा मुश्किल है। और लोगों को यहाँ पर यह भी डर है कि 370 आर्टिकल के हटने के बाद जो डिफरेंट कंपनीज हैं, जो कॉन्ग्लोमेरेट्स हैं, जो यहाँ पर अगर कंपनीज खोल रहे हैं, उनके आने की वजह से जो उस कल्चर का, उस एरिया का जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए दे आर डिमांडिंग दैट दे शुड बी द पार्ट ऑफ 6th शेड्यूल। अगर मैं बात करूँ 6th शेड्यूल की, तो इसमें होता क्या है, इस शेड्यूल में होती हैं आपकी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, ADC। नाम से ही क्लियर है कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं। ऑटोनोमस का मतलब है कि इनके पास खुद की पावर्स हैं, चाहे वो पावर्स लेजिस्लेटिव हो, लॉ मेकिंग की, या एडमिनिस्ट्रेटिव हो, लॉ इम्प्लीमेंटेशन की, और या फिर जुडिशियल्स हो, लॉ इंटरप्रिटेशन की। इन तीनों के ही कंटेक्स्ट में इनके पास ऑटोनॉमी है। पार्लियामेंट कोई भी लॉ पास करती है तो विदाउट एक्सेप्शन, विदाउट मॉडिफिकेशन ये उस एरिया पे लागू नहीं होते। अगर उस लॉ को जो पार्लियामेंट ने पास किया है, अगर आपको उसे उन एरियाज पर इम्प्लीमेंट करवाना है तो उससे पहले आपको प्रेसिडेंट या गवर्नर उस स्टेट के उनकी एसेंट चाहिए है। तो ये ऑटोनॉमी प्रोवाइड करती है कि जिस एरिया में वो लोग रहते हैं उनके ही हिसाब से लॉज बने और सरकार के लॉज जो है वो मना भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, ADCs हैं जिनके पास ऑटोनॉमी है। अभी कौन कौन से स्टेट्स हैं वो अपने को पता लग गया, साथ में पार्लियामेंट के लॉज कैसे लगेंगे यहाँ पर ये पता लग गया हमें, और कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो ADC बनाएगा या नहीं बनाएगा, किसको ऐड करना है, किसको माइनस करना है, ये सब पावर्स दी गई हैं टू गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। और जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है आपकी, उसमें रहते हैं टोटल 30 मेंबर्स, जो कि 4 हैं नॉमिनेटेड बाय गवर्नर, और जो बाकी 26 हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं बाय दोज पीपल हु आर लिविंग इन दैट एरिया। तो जो लोग हैं वो खुद के ही लीडर्स को चूज कर रहे हैं जो उनके लिए लॉज बना रहे हैं। अभी जो है आपके डिफरेंट 4 स्टेट्स में, मेघालय में खासी हिल वाली ADC है, जयंतिया हिल वाली ADC है और गैरो वाली ADC है। मिजोरम में चकमा वाला एरिया और लाए वाला एरिया, यहाँ पर है मारा वाला एरिया। पेपर में क्वेश्चन आता है दीज काउंसिल्स बिलोंग टू विच स्टेट, तो हल्का से एक बार नजर मार लेना इन चीजों के ऊपर। फिर आता है त्रिपुरा का तो नाम त्रिपुरा से ही है तो वो याद हो ही जाएगा। अगेन अगर हम आसाम की बात करें तो आसाम में कार्बी एंग्लोंग सबसे इंपॉर्टेंट है ADC, फिर बोडोलैंड और फिर आपका दीमा हसाओ। इनका अपने नाम ध्यान रखना है क्योंकि पेपर में क्वेश्चन इनके ऊपर कभी कभी आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे पोल्यूशन एंड PM 2.5। अभी रिसेंटली CPCB ने डेटा पब्लिश किया है जो कि NCAP के ऊपर बेस्ड है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जिसमें ये बोला गया है कि जो PM 2.5 का लेवल है सबसे ज्यादा बुरा है दिल्ली एरिया में, अराउंड 99.7 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो कितना होना चाहिए, तो आंसर इज इसमें 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब इज द स्टैंडर्ड लिमिट, और ये है 99, अराउंड 2.5 टाइम्स है। जिसमें अगर हम क्लीनेस्ट सिटीज की बात करेंगे तो उसमें आती है आपकी श्रीनगर और कोहिमा, दीज आर द क्लीनेस्ट सिटी। और अगर हम NCAP की बात करें, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम लोगों ने PM 2.5 और PM 10 की अमाउंट को कम करने के लिए डिफरेंट इनिशिएटिव्स को उठाना है। अगर हम PM 2.5 या PM 10 की बात करें तो टारगेट पहले था हमारा कि 2017 को हम मान रहे हैं बेस ईयर, और इसके मुकाबले 2024 में जो PM 2.5 और PM 10 है इसमें रिडक्शन हमने करनी है अराउंड 20 to 30%। मतलब अगर 2017 में हम लोग 100 यूनिट ऑफ PM 2.5 या PM 10 को रिलीज करते हैं तो 2024 आते आते वो रह जाए 70 या 80। लेकिन टारगेट को हम लोगों ने अब चेंज कर दिया है, हमने ईयर चेंज कर दिया है 2025-26 ही आप ध्यान रखना, और टारगेट कर दिया है हमारा 40%। तो टारगेट्स हैव बीन चेंज अंडर दिस प्रोग्राम। पहले 24 तक था 20 से 30% की रिडक्शन, अब है 2026 रिडक्शन ऑफ अराउंड 40% इन PM 2.5 और PM 10 लेवल्स।
तो सबसे क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है ये पता लग गया हमें, सबसे प्योल्यूटेड सिटी कौन सी है हमें ये पता लग गया। इसमें हम लोगों ने PM 2.5 की ही बात करी है, PM 10 की बात नहीं करी है। तो PM 10 की भी जो लिमिट्स है वो आएंगी अभी, बट अभी उसको हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे वशोराड मिसाइल सिस्टम। वशोराड है आपका वेरी शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम है बेसिकली ये। इट इज वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम कि अगर आपके एरिया में किसी ने कोई मिसाइल को अटैक करवा दिया है या फिर आपने कोई ड्रोन छोड़ दिया है, तो आपने अगर उस ड्रोन को मार गिराना है, आपने एयर स्पेस को डिफेंड करना है, तो उसके रिगार्डिंग आपके पास कुछ मिसाइल्स होनी चाहिए। कुछ मिसाइल्स होती हैं जो कि बहुत ही लॉन्ग रेंज की होती हैं कि आते हुए ड्रोन्स को भी वो देख लेंगे और उनको अटैक कर देंगे। वो सिस्टम होता है कि रडार लगा हुआ है, डायरेक्शन देख ली है आने वाली मिसाइल की और मिसाइल को हमने हमारे वाली को उसी डायरेक्शन में प्लेस कर दिया है, तो वो तो रहता है पूरा डिफेंस सिस्टम का पार्ट। इसी लेवल पर हम लोग बना रहे हैं वेरी शॉर्ट रेंज। वेरी शॉर्ट रेंज का मतलब है कि दीज एयर डिफेंस सिस्टम्स कैन बी पोर्टेबल एंड इट कैन बी कैरीड बाय मैन, कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके पास ही वो सिस्टम है सारा का सारा। उनको अगर दिखता है कि कहीं से मिसाइल आ रही है, किसी ड्रोन आ रहा है, तो उनको इजीली वो अटैक कर सकते हैं, अपने एयर स्पेस को डिफेंड कर सकते हैं। तो ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसने ये बोल दिया है कि यस इंडिया कैन हैव इट्स ओन इंडिजिनस वशोराड सिस्टम। पहले हम लोग रशिया से ले रहे थे सिस्टम, बट रशिया से काफी ज्यादा तनातनी होने के बाद हम लोगों ने उस प्लान को ड्रॉप कर दिया था, तो इसीलिए हम लोग अब अपने इंडिजिनसली डेवलप कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट है, और ये अगेन आपका जो है DRDO डेवलप करेगा इसे, जिसमें काफी सारी टेक्नोलॉजीज भी होंगी। लो ऑल्टीट्यूड वाले जो टारगेट्स होंगे उनको वो इजीली काउंटर कर पाएगा। और यहाँ पर डुअल थ्रस्ट सॉलिड मोटर लगाई जाएगी इसमें प्रॉपर, ताकि जो टाइम रिस्पॉन्स सिस्टम है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव रहे, कम से कम टाइम लगे हमें किसी भी मिसाइल को अटैक करने के लिए। तो ये सिस्टम का फुल फॉर्म पता हो, कौन डेवलप करेगा ये पता हो। रशिया से पहले ले रहे थे बट रशिया से हम लोग नहीं ले रहे हैं, और साथ में कि इसके क्या और स्पेसिफिकेशंस हैं, पोर्टेबिलिटी बाय मैन अच्छी है या बुरी है, ये आइडिया होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इंक्रीज इन ब्लैक बक पॉपुलेशन। काला हिरन की जो पॉपुलेशन है उसमें हमने देखा है इंक्रीज, कि इतने ज्यादा ग्रासलैंड्स के डिप्लीट हो जाने के बावजूद भी जो काला हिरन की पॉपुलेशन है वो हमारी इंक्रीज हो रही है। तो दैट इज काइंड ऑफ आप कह लो कि प्रिजर्वेशन के जो नतीजे हैं वो हमारे आने लग गए हैं। जो ब्लैक बक है वो है आपका एक इंडियन एंटीलोप, जिसको इंडिया और नेपाल में देखा जा सकता है, और इंडिया में ये अलग अलग जगहों पर देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और अदर पेनिनसुलर इंडिया में भी। जहां जहां पर बारिश कम होती है या फिर नॉर्मल होती है, जहां पर मेनली ग्रासलैंड्स हैं आपके, वहां पर आपको ये स्पीशी जो है वो देखने को मिल जाएगी। और अगर ये स्पीशी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, इसका मतलब जो ग्रासलैंड है वो अपनी अच्छी हेल्थ में है, वो बड़े तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड कर पा रहा है टू इंडिविजुअल्स, टू ह्यूमंस, टू एनिमल्स, टू प्लांट्स। तो अगर अच्छी पॉपुलेशन है तो इट मीन्स इकोसिस्टम इज हेल्दी, तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, इंडिया में कहाँ कहाँ मिलते हैं वो ध्यान रखेंगे। तीसरा, क्या ये किसी स्टेट का स्टेट एनिमल है, तो आंसर इज यस। पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश, इन 3 जगहों का है ये स्टेट एनिमल। और अगर आप WP एक्ट की बात करें शेड्यूल 1 में है, इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा प्रिजर्व करने के लायक है। अगर आप IUCN की बात करोगे तो ये लीस्ट कंसर्न है कि अभी पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में ठीक ठाक है, इंडिया में कम है, वो अलग बात है। तो शेड्यूल 1 में इंडिया वाले में आ गया, पूरे वर्ल्ड के लेवल पर ये लीस्ट कंसर्न है। अगर आप साइट्स की बात करोगे तो ये अपेंडिक्स 3 में है कि अभी अगर इंडिया बोलता है कि आप इसके ट्रेड को रेगुलेट कर लीजिए, तो इसको हम इंक्लूड कर देंगे अपेंडिक्स 3 में, बट अभी के लिए ये रेगुलेटेड नहीं है। तो इंडिया के कहने पर इसको अपेंडिक्स 3 में डाला गया है। अपेंडिक्स 1 होता है जिसमें वो स्पीशीज जो कि बहुत ही ज्यादा फेस कर रही हैं एक्सटिंक्शन का थ्रेट। 2 में है कि अभी नहीं कर रही बट चलता रहा ऐसी, तो वो थ्रेट को फेस करेंगी बिल्कुल। अपेंडिक्स 3 में है कि पूरा वर्ल्ड नहीं कह रहा है इसको ट्रेड को रेगुलेट करने को, बल्कि कंट्री कह रही है
तो इसमें इंडिया का हम बात करते हैं कि इंडिया ने कहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो इंडिया ब्लैक का पॉपुलेशन काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी, तो आप इसके ट्रेड को रेगुलेट कर लीजिए। दैट इज वाई अपेंडिक्स 3। ये ध्यान रखेंगे। तीसरा, थ्रेट्स की अगर हम बात करें, थ्रेट है क्या? अगेन डिफॉरेस्टेशन, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, क्लाइमेट चेंज है, पोल्यूशन है, हंटिंग है, मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है। तो जो एक थ्रेट किसी भी स्पीशी को होता है वही थ्रेट स्पीशी को भी है। तो ये ध्यान रखेंगे। थ्रेट्स, स्टेटस ऑफ प्रोटेक्शन और रिकॉग्निशन, कौन कौन से स्टेट में स्टेट एनिमल के तौर पर इसको देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन फुटबॉल विजन 2047। इंडिया के इंडिपेंडेंस के 100 साल होने के बाद इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया का जो लेवल क्रिकेट में है सेम लेवल बन जाए फुटबॉल में भी। तो इसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजीज को अपनाया गया है, जिसमें इन्होंने स्ट्रेटेजी को डिवाइड किया है इन 3 फोकस एरियाज। ईयर बाय ईयर है, फर्स्ट 23 से 26 तक पहला स्ट्रेटेजिक प्लान है। इसमें हम कुछ और काम करेंगे, जिसमें फुटबॉल को हम प्रमोट करेंगे इंडिया में। फिर 27 to 30 है, फिर 31 to 34 है, 35 to 38। तो ये 3 सालों के जो 6 ईयर हैं, इसमें हम चाहते हैं कि जो इंडिया है वो काफी ज्यादा ग्रो कर ले इन इंडियन फुटबॉल सिस्टम। तो जो इंडियन प्रीमियर लीग भी होती है, जो सुपर लीग जो होती है, तो उसमें भी इंडिया अच्छा परफॉर्म करे। जो डिफरेंट फीफा वर्ल्ड कप है वहां पर भी इंडिया की रिकॉग्निशन देखी जाए। तो ये अगले आने वाले जो कई साल हैं उसमें हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा अमाउंट में चीजों को हम बड़े तरीके से करना चाह रहे हैं। तो पता हो आपको कि कौन से साल के लिए वो विजन है और कितने फोकस एरियाज इसको हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है और कितने ईयर्स का हम लोगों ने गैप लिया हुआ है। 3 या 4 साल जो है एक स्ट्रेटेजिक एरिया में हम लोगों ने काउंट किए, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ यूथ को ही नहीं बल्कि उसमें यूथ में विमेन को भी, मेन को भी, इन दोनों को ही हम प्रमोट कर रहे हैं, सो दैट दे कैन हैव मोर मेडल्स इन फुटबॉल और मोर टैलेंट्स इन फुटबॉल। और जो टैलेंट है ऑलरेडी हमारे पास उसको हम पोटेंशियली एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो ये जो विजन है ये हमारा आएगा जब हम इंडिपेंडेंस के 100 साल को पूरा कर लें। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट 2021। नॉर्मली क्या है कि ART एक्ट है जो कि रेगुलेट करता है आपके ART क्लिनिक्स को। ART क्लिनिक्स होते हैं जहां पर वो कपल जो कि बाय नेचुरल मेथड्स रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, दे कैनॉट हैव बेबीज, तो ये प्रेफर करते हैं ART असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जहां पर वी मेक द यूज ऑफ लैब्स, है ना, कि जो मेल है वो स्पर्म को डोनेट कर रहा है, जो फीमेल है वो एग को डोनेट कर रही है। तो हम लोग बेसिकली क्या है उनको लैब में फर्टिलाइज करवाकर हम जो एक फीमेल है उसके वूम में उसको प्लेस कर देते हैं। तो अगर नेचुरल मेथड से रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं तो दैट इज वन ऑफ द मेथड्स। तो ये सब जो प्रोसीजर्स हैं, ये जो क्लिनिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं उनको हम कहते हैं ART क्लिनिक्स। तो उनमें डॉक्टर्स कितने होंगे, कितनी क्वालिफिकेशंस के होंगे, कितने नर्सेज होंगी और साथ में क्या उनका पूरा प्रोसीजर है, कितनी फीस वो ले रहे हैं, इन सब को रेगुलेट करने के लिए बोर्ड्स बनाए गए हैं विच इज अंडर ART एक्ट। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि केरला हाईकोर्ट ने अभी ये बोला है कि एक जो अपर लिमिट है इस एक्ट में, एक अपर लिमिट है कि वो मेन जिसकी एज 55 ईयर्स से ज्यादा है और वो वुमेन जिसकी एज 50 ईयर्स से ज्यादा है, दे कैन नॉट हैव बेबीज बाय दिस मेथड। तो एक एज लिमिट लगा दी गई है। तो लोगों ने काफी पिटीशंस को फाइल किया कि ये जो है चीज ये फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में है। तो इसीलिए इस अपर लिमिट को हटाने के लिए वो लोग केरला हाईकोर्ट में, और केरला हाईकोर्ट ने भी बोला टू नेशनल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी बोर्ड कि आप यूनियन गवर्नमेंट को बताइए कि क्या ये जो आप एज लिमिट लगा रहे हैं इस एक्ट में, जो लगा चुके हैं ऑलरेडी, क्या वो सही है या फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने ईयर अभी चेंज नहीं किए हैं, इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की अभी एडवाइस मांगी है। एडवाइस के हिसाब से फिर चीजें जो है वो आगे बढ़ेंगी। तो ये चीज, अगर हम प्रोविजंस की बात करें तो हम देख लेते हैं कि जितने भी आपके ART क्लिनिक्स हैं या फिर ART ट्रीटमेंट्स हैं या ART बैंक्स हैं जहां पर भी आपके स्पर्म्स और एग्स को हम स्टोर करते हैं, इन सब की प्रॉपर रेगुलेशन इज डन थ्रू दिस एक्ट। और इसमें डोनेट करने का भी एक प्रोसीजर है कि वो वुमेन जिनकी एज
23 से 35 ईयर्स तक की है, सिर्फ वही डोनेट कर सकती हैं अपने एग्स को। और वो मेल जिसकी एज 21 to 55 ईयर्स है, दे कैन डोनेट दी सीमन। तो आपको जो डोनर है उसकी एज का आइडिया हो, और वो कपल जिसकी एज 50 ईयर्स है फॉर विमेन, 55 ईयर्स है फॉर मेन। ये आपने अलग अलग ध्यान रखने रिसीवर और डोनर के केस में। दूसरा, जो विमेन है वो अपने पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार एग को डोनेट कर सकती हैं, और एक ही टाइम में मोर देन 7 एग्स कैन नॉट बी डोनेटेड। ये रूल्स हैं बेसिकली। और जो एक एग और या जो सीमन है वो आप किसी एक से ज्यादा कपल्स को प्रोवाइड नहीं कर सकते, ये भी एक रूल है इसमें। तो दैट इज डिफरेंट। दूसरा, जो भी चाइल्ड बॉर्न होगा थ्रू ART, उसके ऊपर कोई भी हक नहीं होगा उस पर्सन का जिसने एग या सीमन को डोनेट किया है। वो उन्हीं का बच्चा रहेगा जो कि कमीशनिंग कपल है, जो कि रिसीवर ऑफ द एग या रिसीवर ऑफ सीमन। तो ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये ART एक्ट में बेसिकली सारे रूल्स हैं, ये पता हो हमें। और साथ में इसका क्या बेसिक काम है कि इंडिया में जो ART क्लिनिक्स हैं, जो ART बैंक्स हैं, उनको हमें रेगुलेट करना है। अभी न्यूज में सिर्फ था ये एज लिमिट के चक्कर में कि जो डोनर्स हैं उनकी एज तो उतनी ही, उस पर कोई इशू नहीं है, लेकिन जो कपल हैं जो कि कमीशनिंग कपल हैं, उनकी एज को लेकर हल्का सा इशू था। तो वो केरला हाईकोर्ट ने गवर्नमेंट को बोल दिया है कि अगर आप इसमें चेंज करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, क्योंकि वी आर हैविंग पिटिशंस कि दैट इज अ फंडामेंटल राइट का वायलेशन। चलिए, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है किलाउआ वोल्केनो इरप्ट्स अगेन। अभी रिसेंटली ही जो वोल्केनो इरप्ट हुआ था, अगेन इरप्ट हो चुका है। ये है आपका हवाई वाले एरिया में, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये सबसे ज्यादा मोस्ट एक्टिव वंस में से आता है पूरे प्लैनेट्स के वोल्केनोज में से। इरप्ट होता रहता है बहुत फ्रीक्वेंटली ही, तो एक तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, हवाई आइलैंड की अगर हम बात करें तो इसमें डिफरेंट वोल्केनोज हैं, जैसे मोना की एक वोल्केनो है, ये भी सबसे हाईएस्ट वोल्केनो है, लेकिन जो सबसे लार्जेस्ट है वो है आपका किलाउआ वोल्केनो। ये है लार्जेस्ट एरिया और ये है आपका हाईएस्ट माउंटेन। मोना की है, कोहाला है, किलाउआ है, ये साथ में ये उलालाई है और ये मोना लोआ है। तो ये 5 बिग 5 के नाम से हम इनको जानते हैं, दैट दीज आर दी वोल्केनोज इन हवाईयन आइलैंड्स, जो कि यूएसए का 50th स्टेट है। तो ये ध्यान रख लेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, तो ये कहाँ पर इसकी लोकेशन है, क्यों ये इरप्ट हुआ है, और क्योंकि हवाई आइलैंड के नीचे है आपका हॉटस्पॉट होते हैं जहां पर से कॉन्स्टेंटली जो मैग्मा है वो इरप्ट हो रहा है टुवर्ड्स द क्रस्ट, और क्रस्ट को तोड़कर अब वो बाहर आ रहा है। तो ये हॉटस्पॉट होने की वजह से हवाई आइलैंड्स में काफी ज्यादा इरप्शंस आप देखते हैं वोल्केनिक। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे मेडिसिन फॉर अल्जाइमर डिजीज। अभी रिसेंटली यूएसए का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसने बहुत ही जल्दी अप्रूवल दिया है टू दिस लेकानामैब। लेकानामैब जो एक ड्रग है जिसको हम बेच रहे हैं एज लिक्यूमिबी, ये एक अल्जाइमर की मेडिसिन है। ये क्या करेगी मेडिसिन कि अल्जाइमर में जो ब्रेन में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है एमिलॉइड बीटा प्रोटीन, इस डिपोजिशन की वजह से जो काफी ज्यादा ब्रेन की फंक्शंस है वो रुक जाती है। फॉर एग्जाम्पल थिंकिंग कैपेसिटी, आपकी रीजनिंग एबिलिटी, वो सारी जो चीजें हैं, आपकी जो यादाश्त है वो कम हो जाती है। तो इस प्रोटीन की डिपोजिशन को बचाने के लिए हम लोग ये दवाई का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि ये एमिलॉइड बीटा प्रोटीन विल नॉट बी डिपॉजिटेड इन दी ब्रेन। और अगेन ये जो ड्रग है इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, लेकिन अल्जाइमर को ये ट्रीट कर देगी या नहीं कर देगी, दैट इज टू बी सी। कि हाँ, ये जो केसेस उनको हल्का सा सिवियर से माइल्ड कर देगी कि हाँ लोगों में इंप्रूवमेंट देखी जा रही है, लेकिन क्या प्रॉपर ब्रेन का ट्रीटमेंट हो पाएगा ये अभी देखने वाली बात है। तो आपको इसकी मेडिसिन का नाम पता हो, किसने इसको अप्रूवल दिया है ये पता हो, और जो अल्जाइमर में कौन सा प्रोटीन यूज होता है या कौन सा प्रोटीन डिपॉजिट हो जाता है ब्रेन में ये पता हो। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस हम लोगों ने मनाया है अभी रिसेंटली 10 जनवरी को, सो दैट पूरे वर्ल्ड में हम लोग हिंदी को सेलिब्रेट कर सके। ये है विश्व हिंदी दिवस। एक है आपका भारतीय हिंदी दिवस, नेशनल हिंदी डे, वो है आपका 14 सितंबर को, ये ध्यान रखेंगे। ये इंडिया के लिए है, वो पूरे वर्ल्ड के लिए है।
2006 में पहली बार इस डे को मनाया गया था, विश्व हिंदी दिवस को, क्योंकि 10 जनवरी को 1975 में कानपुर में, नागपुर में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नाम था वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस। तो उस दिन को ही सेलिब्रेट करने के लिए कि पूरे वर्ल्ड में हिंदी की रिकॉग्निशन होनी चाहिए, उसको दोबारा से याद करने के लिए, कमेमोरेट करने के लिए वी आर सेलिब्रेटिंग विश्व हिंदी दिवस ऑन 10 जनवरी। ये इंपॉर्टेंट है। और इसका जो एक बिल्डिंग है जो सेक्रेटरीट हम लोगों ने बनाया है, वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटरीट बिल्डिंग, ये सबसे पहला खुला है इन मॉरिशस इन 2018। तो ये दर्शाता है कि इंडिया में जो हिंदी की एक रिकॉग्निशन है वो पूरे वर्ल्ड तक फैल रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेंगे कब हम इस डे को मनाते हैं, और विश्व हिंदी दिवस क्या है और भारतीय हिंदी दिवस क्या है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्या है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन। हम हर साल मनाते हैं 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि इस दिन आए थे महात्मा गांधी फ्रॉम साउथ अफ्रीका। इस डे को हम जरूर ध्यान रखेंगे। तो 2003 से ही इसको हम लोग एनुअली मना रहे थे, बट 2015 में आते आते हम लोगों ने इसको 2 साल में एक बार कन्वेंशन रख दिया है। तो ये जो एक दिवस है ये हम मनाते हैं टू सेलिब्रेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ NRIs, PIOs, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन डायस्पोरा जो बाहर के देशों में रहता है, तो उनकी कंट्रीब्यूशंस को सेलिब्रेट करने के लिए हम हर 2 साल में एक ये जो मीटिंग है वो करते हैं। इस बार था आपका 17th प्रवासी भारतीय दिवस, जिसको मध्य प्रदेश में इनॉग्रेट किया गया। ये ध्यान रखेंगे, 2003 में शुरू किया गया, हर साल मनाते थे, 15 में आते आते इसको हम लोगों ने 2 साल में एक बार कर दिया। इस बार का जो डे था उसकी थीम थी डायस्पोरा ट्रस्टेड पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत पीरियड। ये जो पूरा अमृत पीरियड चल रहा है हमारा, इसमें किस तरीके से इंडिया के ही लोग जो बाहर रहते हैं वो हमें सपोर्ट करेंगे, हमें चीजों के बारे में बताएंगे, चाहे वो कल्चरली हो चाहे टेक्नोलॉजिकली हो, तो हम लोगों को एडवांसमेंट की तरफ लेकर जाएंगे। तो जो लेवल ऑफ एडवांसमेंट है दैट वुड बी इंक्रीज्ड विद द कंट्रीब्यूशन, विद द हेल्प ऑफ, विद द सपोर्ट ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन डिफरेंट कंट्रीज। तो ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और 9 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं हम लोग, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी आए थे फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1940। 14-15 एक बार चेक कर लेना, आई थिंक 15 या 14 में से एक ही होगा, इसको चेक कर लेंगे हम एक बार। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे जोशीमठ लैंड सब्सिडेंस। जोशीमठ वाले एरिया को अब ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है दैट इट इज अ लैंडस्लाइड जोन और सब्सिडेंस जोन। जोशीमठ जो है आपका हिली एरिया है, जो कि पड़ता है आपका बद्रीनाथ नेशनल हाईवे, ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे NH7 पर। और ये जो आता है आपका रिस्क जो है आपका सिस्मिक जोन 5, जिसमें अर्थक्वेक के आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए इसमें काफी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की वजह से, काफी ज्यादा जो घर बने हैं उनकी वजह से, ड्रेनेज सही तरीके के ना होने की वजह से जो घर है वो नीचे की तरफ धंस गए हैं। अगर आप इस फोटो में देखो तो जो ये पूरा सड़कें हैं इनमें कहीं ना कहीं पूरी दरार आ गई है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो लैंड है वो आपकी नीचे की तरफ खिसक रही है, तो इसको हम कहते हैं सब्सिडेंस, लैंडस्लाइड भी इसको हम बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये हो क्यों रहा है। इसका आंसर अब ये है कि जो जोशीमठ है वो बेसिकली आपका एक प्रॉपर माउंटेन के ऊपर बना हुआ है, बसा हुआ है। ये जो माउंटेन है ये बहुत ही प्रॉपर रॉक नहीं है, ये जो रॉक है ये आपका डिफरेंट रॉक्स का एक अमेलगमेशन है। तो ये जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है इस पूरे के पूरे एरिया को, वो बहुत ही सफिशिएंट और एफिशिएंट नहीं है। इसीलिए जो भी एकदम से अगर इसमें कोई भी ड्रेनेज होता है, यहाँ पर पानी भर जाता है, तो इस पत्थर के खिसकने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो हो भी अभी यही रहा है कि जो एंशिएंट रॉक है वो उसके ऊपर बसा हुआ शहर है। ये एंशिएंट रॉक वो भी जिसमें डिफरेंट जो पहाड़ हैं, डिफरेंट जो पत्थर हैं, उनके एक मर्जर से ये बना है। तो हल्का सा भी किसी पत्थर में चेंज आता है तो वो जो पूरा एरिया है वो नीचे की तरफ खिसकना शुरू हो जाता है। और यही हम लोग अभी देख भी रहे हैं। और ये खिसक क्यों रहे हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, ड्रेनेज पैटर्न सही ढंग से नहीं बना हुआ है, तो जो पहाड़ों में पानी जा रहा है तो जिससे कि जो पूरा का पूरा रॉक है वो वीक हो रहा है। तो इन सब चीजों की वजह से जो जोशीमठ का एरिया है दैट इज बीइंग सबसाइडेड। डिफरेंट जो डैम्स हैं वो बनाए जा रहे हैं, जो रिवर्स है उनका कोर्स चेंज किया जा रहा है।
तो इस वजह से काफी सारी चीजों को लेकर काफी सारे एनवायरमेंटलिस्ट ने ओपोज भी किया था इन सब के कंस्ट्रक्शन के टाइम पर। बट अब जो है चीजें हम लोगों ने अपनी आंखों से देख ली हैं कि अगर डेवलपमेंट आपका सही तरीके से सस्टेनेबल लेवल पर नहीं होता है तो अल्टीमेटली जो कॉन्सिक्वेंस है वो बहुत ही खराब हो जाता है। तो जोशीमठ कहाँ पर है, कौन से वो जोन में है, उसके क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, और ये लैंडस्लाइड क्यों हो रही है ये पता हो, दैट बिकॉज इट लाइज ऑन एन एंशिएंट लैंडस्लाइड डिपॉजिट ऑफ सैंड और स्टोन के ऊपर है। इट इज नॉट द मेन रॉक, एक प्रॉपर रॉक नहीं है, डिफरेंट स्टोन्स का एक अमालगमेशन और मर्जर है। ऊपर से जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हैं वो भी इस पूरे चीज में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्राफ्ट नॉर्म्स बाय यूजीसी फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज, कि वो यूनिवर्सिटीज जो फॉरेन में काम कर रही हैं वो इंडिया में आकर अपने कैंपसेस को चला सकती हैं और इंडियंस को दाखिला दे सकती हैं। बट उसके लिए कुछ न कुछ जो नॉर्म्स हैं आपको उनको फॉलो करना होगा। तो यूजीसी इज बेसिकली द अथॉरिटी जिन्होंने नॉर्म्स बनाए हैं। अभी ड्राफ्ट आया है, अभी रिसेंटली हम इस पर डिस्कशन वगैरह करेंगे, तो फाइनल जो होगा वो हम उसको भी पढ़ेंगे। ठीक, अब अगर हम ड्राफ्ट की बात करें तो जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि बाहर की यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल ऑक्सफोर्ड है या XYZ है, अगर उन यूनिवर्सिटीज को अपने कैंपसेस यहाँ लगाने हैं तो उसके रिगार्डिंग उनको इन रूल्स को फॉलो करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सिर्फ वही यूनिवर्सिटी जिसका रैंकिंग टॉप 500 ग्लोबल रैंकिंग्स में है, ग्लोबल रैंकिंग के टॉप 500 में से जो है सिर्फ वही ही इंडिया में अपने जो कैंपसेस हैं वो खोल सकती है। अप्लाई करने के लिए ही यू शुड बी ऑन टॉप 500 ओवर द ग्लोबल रैंकिंग्स। पहला रिक्वायरमेंट, जो आपकी एप्लीकेशन है वो एक कमेटी चेक करेगी और 45 दिन के अंदर अंदर आपको ये बताएगी कि आपको जो लाइसेंस है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसमें देखेंगे क्या ये लोग कि उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। अभी तक जो यूनिवर्सिटी जहां पर चल रही थी वहां पर क्या इसका क्रेडिबिलिटी था, गवर्नमेंट से इसकी किस तरीके से ट्यूनिंग थी, प्रोग्राम्स कौन कौन से ऑफर किए थे इसने, पोटेंशियल क्या है कि इंडिया में आकर कितने तरीके से ये यूथ को बेनिफिट प्रोवाइड कर सकती है। तो इन सब के चलते वो स्टैंडिंग कमेटी जो है आपको 45 डेज के अंदर अंदर अपनी जो रिकमेंडेशन से सबमिट करेंगे टू यूजीसी, और फिर यूजीसी बताएगा कि क्या आप उन यूनिवर्सिटीज को इंडिया में इजाजत देंगे आने के लिए, नहीं देंगे। सेकेंड कंडीशन फिर है, जो अप्रूवल आपको मिलेगा वो 10 ईयर्स के लिए होगा। आपके पास ऑटोनॉमी होगी कि आप अपनी फैकल्टी को रिक्रूट कर सकते हैं, चाहे वो फैकल्टी आपकी बाहर से आए चाहे वो फैकल्टी आपकी इंडिया की हो। यू विल हैव द ऑटोनॉमी। जो ऑनलाइन कोर्सेज आप नहीं कर सकते, ना ही ओपन या डिस्टेंस लर्निंग के जो कोर्स है वो आप अभी नहीं खोल सकते रिसेंटली, तो सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन कोर्सेज ही जो है वो आप परफॉर्म यहाँ पर कर सकते हैं। ये रूल्स हैं इसमें। दूसरा है इसमें कि जो भी आपने किसी भी स्टूडेंट को डिग्री प्रोवाइड करी है उस डिग्री का जो महत्व, अगर वही डिग्री आपने कनाडा में की होती है उस यूनिवर्सिटी की, जितनी महत्वता उसकी थी उतनी महत्वता इसकी भी है। तो ऐसा नहीं कि इंडिया में कैंपस है तो उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो कम होगी डिग्री की, उसकी इंपॉर्टेंस सेम है अगर वो यूनिवर्सिटी या कैंपस कनाडा या किसी और एरिया में होता तो। एक तो ये चीज। दूसरा, जो भी फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपस यहाँ पर लगेंगे वो जो भी फंड्स को एक्यूमुलेट करेंगे वो फंड्स को वो अपने जो प्राइमरी होस्ट नेशंस हैं वहां पर भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट यस, अंडर द रूल्स ऑफ फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 जो एक्ट में लिखा हुआ है उसके तहत ही आप इसको भेज सकते हैं। और फीस स्ट्रक्चर आप बता सकते हैं खुद ही, कोई भी कैप नहीं होगा कि इसके ज्यादा आप नहीं ले सकते बच्चों से फीस। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपको आइडिया हो कि ड्राफ्ट नॉर्म्स हैं, अभी रिसेंटली इनके ऊपर चर्चाएं चलेंगी और उसके बाद जो है हम इनको इम्प्लीमेंट करेंगे और अब इंडिया में फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी यहाँ पर आकर अपने कैंपसेस को खोल पाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखें। चलिए, इसके साथ ही खत्म होते हैं हमारे हफ्ते करंट अफेयर्स। अगली वीडियो में हम करेंगे अगले हफ्ते की अराउंड 16 to 23 ऑफ जनवरी। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक में किसी भी तरीके का तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं।